हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था, ठीक, कि प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में। आप कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ठीक। तो आपने प्रीवियस क्लास देखा होगा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। अगर आप प्रोकैरियोट का नहीं देखे हैं तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे। क्यों समझ लेंगे? क्योंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 75% चीज़ें क्या होती है, सिमिलर होती है, मोर और लेस सिमिलर होती है, ठीक। केवल 20 से 25% जो मैटर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक। तो आप उसको देख लेंगे तो ये चीज़ें समझ में आपको आसानी से आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट में, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक। लेकिन जो प्रोकैरियोट का था वो कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में होता था, ठीक है। देखिए, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट में, ये भी यस फेज में ही होता है। सेल साइकिल के यस फेज में ही होता है, लेकिन इसको कंप्लीट होने में लगभग 1 आवर का टाइम लग जाता है। कितना? 1 आवर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 60 मिनट, ठीक। 60 मिनट आप यहाँ पे कर लीजिएगा, 60 मिनट का टाइम लग जाता है, लगभग 60 मिनट लग जाते हैं एक, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होने में इन यूकैरियोट में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोकैरियोट में कितना टाइम लगता था एक डीएनए रेप्लिकेशन होने में, ठीक। अब ये किस प्रकार से होता है, ठीक है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ही रिप्लिकॉन होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक से ज़्यादा, कहने का मतलब यहाँ पे 200, 300, 400 इतने रेप्लिकॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेप्लिकॉन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स रीजन, यानी कि ORIC रीजन, ठीक। प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये ORIC रीजन यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स रीजन एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 200, 300 इतनी संख्या में देखने को मिलता है। ईस्ट सेल में मैंने बताया था कि 300 या 400 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। क्या है ये, आपका यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा था कि जो कि डीएनए था वो कैसा था, उस पर एक स्ट्रैंड जुड़ गया था। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, रिप्लिकेशन, कौन के स्थान पे रिप्लिकेशन हो रहा है, कैसे होगा? तो फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सुपर क्वाइल्ड होता है, ठीक है। आप उस सुपर क्वाइल्ड डीएनए को डीक्वाइलिंग करना है, ठीक, डीक्वाइल करना है, ठीक। सपोज करिए डीएनए क्या है, सुपर क्वाइल्ड है। अब इसको क्या करना है, आपको डीक्वाइल्ड करना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकान विथ मेरी ORI रीजन। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेप्लिकान यहाँ पे है, एक ORIC यहाँ पे ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही होता है। आगे बढ़िए, फिर मैंने बताया कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, पहला स्टेप वही होगा, क्या, कि सुपर क्वाइलिंग डीएनए है वो क्या करेगा, डीक्वाइल करेगा। डीक्वाइल किसके द्वारा करेगा, टोपोआइसोमेरेज के द्वारा, जो कि प्रोकैरियोटिक में किया था, या आप कह सकते हैं कि डीएनए गाइरेज के द्वारा ये करेगा डीक्वाइलिंग, ठीक है। आगे बढ़िए, तो प्रोकैरियोटिक में भी वही था। इसके बाद क्या होगा, जो टाटा रीजन होगा, टाटा रीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। टाटा रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारे एडेनिन और क्या होते हैं, थायमिन होते हैं,
ठीक है। और मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में भी बताया था कि वहाँ पे भी टाटा रीजन होते हैं। ठीक, कहाँ पे होता है? जहाँ पे एडेनिन थायमिन ज़्यादा होता है वहीं से क्या होता है, वहीं से जो डीएनए हो जो डीएनए की क्वायरिंग होती है वहीं से थ्रेड जो होती है वहाँ से खुलता है। ठीक, वहीं से थ्रेड खुलता है। कैसे खुलता है वो सारी चीज़ें मैंने बताया था, वही चीज़ें यहाँ पे भी होगी। आप अगर उसको देखें तो आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर डीएनए हेलिकेज आएगा। ठीक है, क्या होगा, इसके बाद जो टाटा रीजन है वहाँ पर क्या होगा, डीएनए हेलिकेज जुड़ेगा। डीएनए हेलिकेज वहाँ पे भी था। ठीक है, देखिए हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को बताना थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि आपका सामने एग्ज़ाम भी है। ठीक है, 2 4 6 दिन के बाद। तो आप लोगों को समझना इसको है कि क्या चीज़ें आपको लिख दे ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक, अगर आप ये पूरा डायग्राम बना देते हैं, अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर केवल फिगर से ही मिल जाएगा, क्योंकि फिगर सारी चीज़ों को बोल रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आएगा। ठीक है, जो कि टाटा रीजन पर जुड़ता है। ठीक है, टाटा रीजन पर जाएगा। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, अनबॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बांड को क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन बांड किसके किसके बीच में है, ए और टी के बीच में। टाटा रीजन इसी से बनाया है टाटा रीजन। तो ए और सी की टी के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बांड है, इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब ब्रेक कर देगा तो दोनों धागे जो इस प्रकार से धागे क्वाइल किया हुआ है, जो धागे इस प्रकार से हैं, ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ से धागा मान लीजिए खुल जाएगा। अब धागा खुल गया तो यहाँ से क्या हुआ, जब दोनों बॉन्ड धागे ओपन हो गए तो धागा क्या होगा, खुल जाएगा। अब ये धागे क्या हो सके, फिर से क्वाइल ना हो सके। ठीक है, ये धागे क्या करें, मान लीजिए ये धागा है, जैसे आपने रस्सी देखी होगी, बाधा देखा होगा। तो जब इसको छुड़ाया जाता है चारपाई बनाने के लिए, तो देखते एक लोग को एक टोके को पकड़ के एक दूसरा पर्सन लेके जाता है, एक दूसरा पर्सन ले जाता है। अगर धागे कहीं बीच में छूट गई तो फिर से वो क्या कर देता है, क्वाइल कर जाता है, फिर से बाधे आपस में क्वाइल कर जाती है। ठीक उसी प्रकार ये फिर जो यहाँ से ये डीएनए जो था ये आपका, जो ये इस प्रकार से डीएनए लगा हुआ है, अब यहाँ से अनक्वाइलिंग किया गया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये तो उसको खोला गया अनक्वाइलिंग के लिए। अब अगर मान लीजिए धागा फिर से क्वाइल ना कर जाए, ये धागा फिर से इसे क्वाइल ना कर जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहते हैं हम लोग आरपीए प्रोटीन। आरपीए प्रोटीन लगता है जो कि अनबॉन्ड यानी कि जो आपका क्वाइल है उसको रोकता है कि ये क्वाइलिंग न करे। आरपीए का मतलब रिप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है, आरपीए का मतलब होता है रिप्लिकेशन प्रोटीन ए। तो यहाँ पे आरपीए लग जाएगा, जिससे क्या होगा, जो डीएनए की क्वाइलिंग हुई होती है, यानी जो डीएनए क्वाइल करता है वो नहीं कर पाएगा। जब डीएनए क्वाइल नहीं कर पाएगा तो ये वाई शेप का फॉर्म बना लेगा, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बना लेगा। ये आप देख सकते हैं, अगर इसको हम इस प्रकार से करें तो आप देख सकते हैं कि वाई शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाई शेप का बना लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिगर नंबर 3 पे। इस फिगर पे चलते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ क्या है, स्ट्रैंड लगा हुआ है। ठीक है, इस रीजन पे 3 प्राइम के रीजन पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। और वहीं पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा। ठीक, जब डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो होगा क्या, देखिए, हाँ, प्रोकैरियोटिक के सेल में यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा था। ठीक, लेकिन इन यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जुड़ेगा। और कौन जुड़ेगा, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के साथ साथ डेल्टा भी जुड़ेगा। ठीक, डेल्टा जुड़ेगा, सॉरी डेल्टा नहीं, इप्सिलॉन जुड़ेगा। यहाँ पे इप्सिलॉन जुड़ेगा, नीचे वाला जो स्ट्रैंड होगा यहाँ पे डेल्टा जुड़ेगा, यहाँ पे डेल्टा जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और इप्सिलॉन। ठीक, देखिए जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके केस में
5 पॉलीमरेज होते हैं, 5 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। पहला है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा आपका हो जाता है इप्सिलॉन और पांचवा आपका हो जाता है डेल्टा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। ठीक, आपने देखा था प्रीवियस क्लास में। तो यूकैरियोटिक सेल में 5 होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन और डेल्टा। प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। ठीक है, अब क्या होगा? मैंने बताया कि जब ये डीएनए पॉलीमरेज बनाना है, डीएनए का प्राइम पॉलीमरेज होगा यहाँ पे, तो पॉलीमरेज जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज, फिर क्या जुड़ा यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जुड़ा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जुड़ा। जैसे ही अल्फा जुड़ेगा तो डीएनए का जो निर्माण है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है वो इनिशिएशन का काम करेगा। यहाँ से जुड़ा, अब यहाँ पे जुड़ा तो एडेनिन थाइमिन जुड़े रहेगा, तो यहाँ से इस इनिशिएशन का काम कर देगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो इप्सिलॉन है वो धागे को आगे की तरफ, आगे का काम करेगा, आगे की तरफ मूव कराएगा और डीएनए पॉलीमरेज का काम करेगा। एक लाइन की बात अगर समझे तो डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा होता है वो इनिशिएशन शुरू करेगा डीएनए पॉलीमरेज के, उसके बाद इलांगेशन का काम इप्सिलॉन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनिशिएशन हो गया, अब इलांगेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रैंड लीडिंग डीएनए टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा। यहाँ पे आरपीए है और यहाँ पे डीएनए गाइडेज प्रोटीन है जो कि इसको अनबाइंडिंग का काम करता रहेगा, इसको अनबाइंडिंग ये करता रहेगा। ठीक, अब वही चीज नीचे है, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए प्राइमर जुड़ेगा और यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज आएगा फर्स्ट अल्फा, और यहाँ पे अल्फा जो कि इनिशिएशन का काम करता है, इलांगेशन का काम डेल्टा करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको चेंज दिखने को मिल रही है। यहाँ पे पॉलीमरेज फर्स्ट जुड़ा, जैसे वहाँ पे जुड़ा था, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी प्राइमर जुड़ा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा तो जुड़ा लेकिन इप्सिलॉन नहीं जुड़ा, डेल्टा जुड़ा। ठीक है, आगे ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा ये लैगिंग स्ट्रैंड की तरह या डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये लैगिंग की तरह और ये लीडिंग की तरह काम करेगा डीएनए का स्ट्रैंड। अब होगा क्या? अब इस यहाँ पे भी ऐसे लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड पे और ये स्ट्रैंड दोनों ऐसे बनता चला जाएगा, ये आगे बनेगा, ये बनता चला जाएगा, उस पर ऐसे से होती चली जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज़ें होगी, यहाँ पे डीएनए बनता चला जाएगा, वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए चली जाएगी, ऐसे डीएनए बनता चला जाएगा और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये लैगिंग डीएनए भी साथ में चलता चला जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस पर एक खंड, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे पार्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से डीएनए खुलता हुआ चला जाएगा, डीएनए खुलेगा, इधर ये बनता चला जाएगा, एक खंड, 2 खंड ऐसे से बहुत सारे खंड बन जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो ओकाजाकी का फ्रेगमेंट होता है ये 100 से 200 की संख्या में होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में 1000 से 2000 संख्या होती है। अगर ये चीज़ें नहीं लिखे हैं तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है वो ओकाजाकी का फ्रेगमेंट होता है वो 100 से 200 बेस पेयर का होता है। ठीक है, आगे समझिए। अब हुआ क्या? यहाँ पे तो आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर ये सारे काम कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज ये सारे काम कर रहा है, यहाँ से डीएनए का स्ट्रैंड खुल रहा है और ये सारी चीज़ें बन रही है। अब होगा क्या? ये डीएनए बन रहा है, ठीक है, ओकाजाकी का फ्रेगमेंट बन रहा है। अब डीएनए प्राइमर को हटाना है, ठीक है, तो होगा क्या? अब ऐसे बन रहा है, ये ऐसे अपनी संख्या में 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये ऐसे फॉर्मेशन तो कर रहा है, ठीक है, अब आरएनए प्राइमर को हटाना है क्योंकि भाई इनिशिएशन को रोकना है। जब आप इसको रोकेंगे तो उसके स्थान में जो आरएनए प्राइमर था उसको रिमूव करना होगा। आरएनए प्राइमर हटाएंगे किसके द्वारा? फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, यानी कि
EFEN के द्वारा, इंडो फ्लैप इंडो न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, आगे समझिए, ये रिमूव हो जाएगा, किसके द्वारा रिमूव होगा, ये हो जाएगा आपका फ्लैप के द्वारा, आरएनए प्राइमर रिमूव कर जाएगा। जब ये रिमूव करेगा तो यहाँ पर देखिए गैप बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए बन रहा है, यहाँ पर जब इसको रिमूव करेगा तो एक ऐसे से गैप बन जाएगी। जब गैप बन जाएगी, इस गैप गैप में क्या होगा, इस गैप में होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ठीक, अब जो ये गैप बना, ठीक है, इस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो ये गैप बना है यहाँ पे ऐसे ऐसे, उसको ये फिल करेगा, गैप को भरेगा। अब गैप बन गया, अब ये गैप जो है इस दोनों को जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जो यहाँ पे गैपिंग हुई थी इसको भरेगा, और जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए जो लैगिंग डीएनए होगा उसको जोड़ देगा। फिर से समझिए इस बात को, जैसे मैंने बताया कि ये ऐसे फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, यहाँ भी फॉर्मेशन बना था लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े थे, इसमें ऐसे ऐसे गैप आ जाएगा। उस गैप को कौन फिल करेगा, पॉलीमरेज बीटा, बीटा पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। अब ऐसे ऐसे है, गैप तो भर गया, मान लीजिए गैप भर गया, यहाँ पे गैप भर गया, लेकिन जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा डीएनए लाइगेज के द्वारा। अब ये स्ट्रैंड डीएनए लैगिंग की तरह कार्य करेगा और ये लीडिंग की तरह काम करेगा, यानी कि आगे आगे नेता की तरह चलेगा, इसके पीछे सारी जनता पागल रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो देखिए यही चीज़ आपको लिखनी है, फिगर अगर आप बना देते हैं तो सारे नंबर यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा फिगर में प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, फिगर में लिख दीजिएगा प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल, और उसमें लिख लीजिएगा प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक आपकी और बचती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 4 से 5 मिनट के लेक्चर में इस चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है आपको ये कमेंट करके बताना है, अगले लेक्चर में हम तो बताएंगे ही। यहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट मिला है इसी की बात हो रही है, ये जो फ्रेगमेंट मिला है इसी की बात होगी लैंग्वेज के माध्यम से। अगर आपसे पूछ देगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट पे शॉर्ट नोट, और यहाँ पे पूछता भी है, इसीलिए उस चीज़ को हम लोग अलग से आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।